आज हम एक बहुत ही पुराने और कह सकते हैं एक रहस्यमयी दस्तावेज पर बात करने वाले हैं। इसका नाम है आर्सेनिक एल्बम। हाँ, और नाम सुन के लगता है कि कोई म्यूजिक एल्बम होगा, पर ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। बिल्कुल। ये एक ऐसी दुनिया दिखाता है जहां हमारा जो सामान्य तर्क है, जो कॉमन सेंस है, वो शायद काम करना बंद कर दे। बिल्कुल सही कहा। सोचिए, एक ऐसी जलन जो आग की तरह महसूस हो, पर उसे आराम ठंडे पानी से नहीं, बल्कि और ज्यादा गर्मी से मिले। हाँ, या फिर ऐसी प्यास कि आप पानी के लिए तड़प रहे हैं, पर आपका शरीर उसी पानी को दुश्मन समझकर बाहर फेंक रहा है। यही यही विरोधाभास इस दस्तावेज को इतना दिलचस्प बनाता है। ये असल में होम्योपैथी के शुरुआती ग्रंथों में से एक है। अच्छा। इसमें उन लक्षणों को बड़ी बारीकी से दर्ज किया गया है जो स्वस्थ लोगों में आर्सेनिक की थोड़ी मात्रा लेने के बाद देखे गए। तो मकसद ये था कि ये समझा जा सके कि ये पदार्थ हमारे शरीर और मन पर आखिर करता क्या है। हाँ, तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम इस दस्तावेज की मदद से मानवीय पीड़ा की उस तस्वीर को परत दर परत समझें। चलिए तो फिर इसे खोलना शुरू करते हैं। दस्तावेज की शुरुआत ही होती है मानसिक स्थिति के वर्णन से, और ये काफी बेचैन करने वाली तस्वीर है। इसे मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला है गहरी निराशा, उदासी और एक तरह का मोहभंग, जैसे जीवन में कुछ बचा ही नहीं है। और दूसरा हिस्सा है बहुत ज्यादा चिंता, डर और एक ऐसी घबराहट जो आपको कहीं टिकने नहीं देती। और तीसरा तीसरा है चिड़चिड़ापन, बहुत ज्यादा संवेदनशीलता, मतलब जरा सी बात पर गुस्सा आ जाना, कोई भी आवाज या रोशनी बर्दाश्त न होना। लेकिन यहाँ एक लाइन है जो इन सब को एक साथ जोड़ देती है, और वो सच में वो मुझे बहुत चौंकाने वाली लगी। कौन सी? दस्तावेज कहता है, जितनी ज्यादा पीड़ा उतनी ही ज्यादा घबराहट, बेचैनी और मौत का डर। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। ये सिर्फ शरीर के दर्द की बात नहीं हो रही है ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक अंदरूनी तकलीफ है जो उस डर को और बढ़ा रही है। और ये मन और शरीर के बीच का एक सीधा और गहरा कनेक्शन है। दर्द सिर्फ एक शारीरिक एहसास नहीं रह जाता, वो एक मानसिक आतंक बन जाता है। और इसी से जुड़ा एक और विरोधाभास है जो शायद स्थिति को और भी ज्यादा मुश्किल बना देता है। कौन सा वाला? जिसमें लिखा है कि व्यक्ति मानसिक रूप से बेचैन है, लेकिन शारीरिक रूप से इतना कमजोर है कि हिल भी नहीं सकता। हाँ, एक मिनट, ये तो बहुत ही अजीब है। मतलब दिमाग भागना चाहता है पर शरीर इजाजत नहीं दे रहा। बिल्कुल। ये एक तरह का टॉर्चर ही है। दिमाग कह रहा है चलो यहां से निकलो, कुछ करो, लेकिन शरीर में 1 इंच भी हिलने की ताकत नहीं है। कल्पना करना भी मुश्किल है। सोचिए उस इंसान की हालत। उसका मन उसे एक जगह टिकने नहीं दे रहा। वो लगातार अपनी जगह बदलना चाहता है, एक कमरे से दूसरे कमरे में, एक बिस्तर से दूसरे बिस्तर पर। लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा। शरीर में इतनी भी जान नहीं है कि वो उठकर बैठ भी सके। ये इच्छा और क्षमता के बीच का एक भयानक संघर्ष है। और ये जो मौत का डर है, इसका वर्णन भी बहुत प्रबल है कि व्यक्ति को यकीन हो जाता है कि वो मरने वाला है। हाँ, उसे लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। डॉक्टर को बुलाना या दवा लेना सब बेकार है, क्योंकि वो बचेगा ही नहीं। और ये डर कुछ खास समय पर बढ़ जाता है ना। बिल्कुल। दस्तावेज में साफ लिखा है कि अकेले होने पर या रात को बिस्तर पर जाते ही ये डर उसे जकड़ लेता है। और सबसे बुरा समय है आधी रात के बाद का। आधी रात के बाद? हाँ, उस वक्त चिंता के ऐसे दौरे पड़ते हैं कि वो इंसान बिस्तर से उछलकर बाहर भागने पर मजबूर हो जाता है। उसे लगता है कि अगर वो लेटा रहा तो मर जाएगा। ये तो बहुत ही भयानक है। और ये तो सिर्फ मानसिक स्थिति है। अब जरा शारीरिक लक्षणों पर आते हैं। हाँ, और यहाँ हम इस दस्तावेज के सबसे हैरान करने वाले हिस्से पर आते हैं। शारीरिक लक्षणों में सबसे प्रमुख है जलन वाला दर्द। और इसका वर्णन बहुत शक्तिशाली है। लिखा है प्रभावित हिस्से आग की तरह जलते हैं, जैसे उन पर गर्म कोयले रख दिए गए हों। आग की तरह जलना? हाँ, ये कोई मामूली जलन नहीं है। ये एक बहुत ही तीव्र और पीड़ादायक अनुभव है। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा अजीब लगी वो इसके आगे लिखी है कि इस जलन में आराम गर्मी से मिलता है। हाँ, गर्म पानी पीने से या गर्म सिकाई से। ये तो कॉमन सेंस के बिल्कुल खिलाफ है। हम तो जलने पर कुछ ठंडा लगाते हैं। आपका सवाल बिल्कुल जायज है, और यही इस दस्तावेज की खूबी है। यह हमें बताता है कि शरीर हमेशा सीधे साधे नियमों पर नहीं चलता। तो इसके पीछे तर्क क्या है? देखिए, यहाँ शरीर की अंदरूनी ठंडक इतनी ज्यादा है, जीवन शक्ति इतनी कम हो गई है कि बाहरी गर्मी उसे एक तरह का सुकून देती है, जैसे वो उस अंदरूनी ठंड से लड़ रही हो। एक अनोखा पैटर्न है, पर इस पूरी अवस्था का एक केंद्रीय स्तंभ है। ठीक है, मतलब शरीर अंदर से इतना ठंडा पड़ चुका है कि उसे बाहरी आग सुकून दे रही है।
ये वाकई में अजीब है। और प्यास के बारे में भी कुछ ऐसा ही विरोधाभास है ना? हाँ, और वो भी उतना ही दिलचस्प है। दस्तावेज कहता है ठंडे पानी के लिए बहुत प्यास लगती है। ठीक है। व्यक्ति बार बार पीता है, लेकिन एक बार में थोड़ा सा। यहाँ तक तो सब सामान्य लगता है, प्यास है तो पानी पिएगा। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, मुझे यकीन है। बिल्कुल नहीं। कमाल की बात तो इसके आगे है। लिखा है कि पेट ठंडा पानी बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो पानी पेट में एक पत्थर की तरह पड़ा रहता है। पत्थर की तरह? हाँ, सोचिए, शरीर का हर सेल पानी के लिए चिल्ला रहा है, जबरदस्त प्यास है, लेकिन जैसे ही पानी अंदर जाता है, पाचन तंत्र उसे स्वीकार करने से इनकार कर देता है। वो उसे पचा नहीं पाता। तो फिर क्या होता है? तो व्यक्ति पानी चाहता तो है, पर उसे पीने की हिम्मत नहीं होती, या पीते ही उल्टी हो जाती है। शरीर कुछ मांग रहा है और फिर उसी को रिजेक्ट कर रहा है। ये तो हर स्तर पर एक संघर्ष है। मन भागना चाहता है पर शरीर हिल नहीं सकता। शरीर पानी मांगता है पर उसे पचा नहीं सकता। भोजन के बारे में क्या वहां भी ऐसी कोई बात है? हाँ, भोजन को लेकर भी गहरी अरुचि का जिक्र है। भोजन की गंध या उसे देखने भर से ही परेशानी होना। मतलब खाने की इच्छा तो दूर, उसे देखना भी मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। और दस्तावेज कुछ खास ट्रिगर्स की सूची देता है जिनके बाद पाचन संबंधी गड़बड़ियां बढ़ जाती हैं, जैसे ठंडे फल, आइसक्रीम, ठंडा पानी या फिर खराब हो चुका खाना। ये ट्रिगर्स की सूची बहुत विशिष्ट है। ये सिर्फ ये नहीं कह रहा कि कुछ खाने से दिक्कत होती है, बल्कि बता रहा है कि किन चीजों से होती है। यही इसी खासियत है। बहुत बारीक ब्यौरा देता है। और इन सब लक्षणों के साथ एक और चीज है जो पूरे शरीर पर हावी रहती है, अत्यधिक कमजोरी। कमजोरी। थोड़ी सी भी मेहनत से बहुत ज्यादा थकान। लेकिन यहाँ भी एक मनोवैज्ञानिक पहलू है। अच्छा, वाह, ये तो बहुत ही सूक्ष्म अवलोकन है। मतलब जब तक आप शांत हैं, आपको लगता है आप ठीक हैं, पर जैसे ही आप पहला कदम उठाते हैं, आपको अपनी कमजोरी की हकीकत से सामना होता है। बिल्कुल, ये एक झटके जैसा होता है। शांति में सब कुछ नियंत्रण में लगता है, पर जरा सी हरकत से कमजोरी की पूरी हकीकत सामने आ जाती है। तो ये जो मानसिक और शारीरिक तस्वीर हमने देखी, एक बेचैन मन जो एक कमजोर, जलते हुए और प्यासे शरीर में फंसा हुआ है, ये कहानी का एक बड़ा हिस्सा है। लेकिन कुछ और विशिष्ट पैटर्न भी हैं, है ना? हाँ, जो इस तस्वीर को पूरा करते हैं, जैसे सांस लेने में तकलीफ। दमे की तरह? हाँ, दमे की तरह सांस फूलने का जिक्र है, खासकर रात के समय। व्यक्ति को सीधा बैठना पड़ता है या आगे की तरफ झुकना पड़ता है, तभी उसे थोड़ी राहत मिलती है। और यहाँ भी वही समय का पैटर्न है, आधी रात के बाद वाला। बिल्कुल, आधी रात के बाद उसे घुटन का इतना डर लगता है कि वो बिस्तर से उछल पड़ता है। वो लेट नहीं पाता क्योंकि उसे लगता है कि लेटने से उसका दम घुट जाएगा और वो मर जाएगा। ये डर बार बार लौट कर आ रहा है। त्वचा के बारे में भी कुछ कहा गया है। हाँ, और वो भी शरीर की अंदरूनी हालत को ही दर्शाता है। त्वचा सूखी और पपड़ीदार, ठंडी, नीली और झुर्रीदार बताई गई है। और उस पर ठंडा चिपचिपा पसीना आता है। हाँ, रंग का वर्णन भी है, सफेद और मोम जैसा या मिट्टी के रंग का। ये सिर्फ त्वचा की सतह की समस्या नहीं है, ये इस बात का संकेत है कि शरीर के अंदर जीवन शक्ति बहुत कम हो गई है। अब तक की बातचीत में समय का जिक्र बार बार आया है। क्या दस्तावेज लक्षणों के बिगड़ने का कोई निश्चित समय बताता है? हाँ, और ये इस पूरी पहेली को सुलझाने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सुराग है। दस्तावेज में साफ लिखा है, आमतौर पर दोपहर 1-2 बजे और आधी रात 12-2 बजे के बीच स्थिति बिगड़ जाती है। दोपहर 1 से 2 और आधी रात 12 से 2। ये एक बहुत ही विशिष्ट पैटर्न है। हाँ, इसे पीरियोडिसिटी कहते हैं। ये सिर्फ रात में नहीं, बल्कि दिन में भी एक निश्चित समय पर होता है। तो ये इस स्थिति का एक तरह का टाइम टेबल है। और क्या उन चीजों की भी सूची है जिनसे तकलीफ बढ़ती या कम होती है? बिल्कुल, होम्योपैथी में इसे एग्रेवेशन और एमेलेरेशन कहते हैं। अच्छा, तो तकलीफ बढ़ती किन चीजों से है? स्थिति बिगड़ने के कारणों में शामिल हैं आधी रात के बाद और किसी भी तरह की ठंड से। ठंड से मतलब सिर्फ ठंडा पानी या? नहीं, किसी भी तरह की ठंड, चाहे वो ठंडी हवा हो, ठंडा कमरा हो या ठंडे पेय या भोजन हो। और एक और अजीब बात, प्रभावित हिस्से की तरफ या सिर नीचा करके लेटने से भी तकलीफ बढ़ जाती है। और सुधार? हमने गर्मी की बात तो की थी। हाँ, सुधार का मुख्य स्रोत गर्मी ही है। गर्म कमरे में रहना, गर्म कपड़े पहनना, गर्म सिकाई करना, इन सबसे आमतौर पर राहत मिलती है। लेकिन इसमें भी कोई अपवाद है? एक छोटा सा है। सिर दर्द में ठंडे पानी से सिर धोने से अस्थायी रूप से आराम मिलता है, लेकिन शरीर की बाकी सभी तकलीफों में गर्मी ही दवा का काम करती है। इस दस्तावेज में कुछ बाहरी कारणों का भी जिक्र है ना,
जिनसे ऐसी शिकायतें शुरू हो सकती हैं। हाँ, और ये भी काफी दिलचस्प है, जैसे तंबाकू चबाना, बहुत ज्यादा शराब पीना, समुद्र में नहाना और यहाँ तक कि जहरीले कीड़ों के काटने से भी। ये तो दायरे को काफी बड़ा कर देता है। बिल्कुल, ये हमें दिखाता है कि इस तरह के लक्षण अलग-अलग तरह के बाहरी तनावों से शुरू हो सकते हैं। और एक और बात जो ध्यान देने लायक है, वो ये है कि शिकायतें सालाना लौट कर आती हैं। मतलब ये एक वार्षिक चक्र में वापस आ सकती हैं। हाँ, जो इसे एक पुरानी और गहरी जड़ें जमा चुकी समस्या के रूप में स्थापित करता है। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो हमने क्या देखा? ये दस्तावेज सिर्फ लक्षणों की एक लिस्ट नहीं है, ये एक जीती जागती बहुत ही जटिल और दर्दनाक तस्वीर पेश करता है। हाँ, एक ऐसी तस्वीर जिसमें एक बेचैन मन एक लाचार शरीर में कैद है। और हमने विरोधाभासों को देखा जो इस तस्वीर का सबसे अहम हिस्सा है। आग जैसी जलन जिसे गर्मी से ही आराम मिलता है, जानलेवा प्यास, लेकिन शरीर पानी को स्वीकार नहीं करता। लेटे हुए कमजोरी का एहसास नहीं पर हिलते ही सच्चाई का सामना। ये विरोधाभास ही इसकी असली पहचान है। और हमने देखा कि इस पीड़ा का एक अपना अनुशासन है, एक अपनी घड़ी है। ये दोपहर में 1 बजे और आधी रात को 1 बजे दस्तक देती है। बिल्कुल, ये दस्तावेज हमें किसी भी स्थिति को समग्र रूप से देखने के लिए प्रोत्साहित करता है। ये दिखाता है कि मन, शरीर, बाहरी कारक और समय, ये सब कुछ कैसे एक दूसरे से गहराई से जुड़ा हुआ है। ये उन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने के महत्व को बताता है जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। पूछिए। दर्द, हाँ, ये अनुभव को शब्दों में जिंदा कर रहा है। वही तो मुझे ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि क्या आज के दौर में जब हम डेटा और लैब रिपोर्ट्स पर इतना निर्भर हो गए हैं, हम लक्षणों को समझने की इस तरह की वर्णनात्मक कला को कहीं खो तो नहीं रहे? क्या हम मरीज के अनुभव की गहराई को शब्दों में पकड़ने की क्षमता से दूर जा रहे हैं?